नमस्कार। आज हम वीडियो गेम्स की रोमांचक दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। सोचिए, 80 के दशक की वो आर्केड मशीनें जिनमें सिक्के डालते थे, और आज ये विशाल अरबों डॉलर के ई स्पोर्ट्स स्टेडियम और ऑनलाइन यूनिवर्स है। हाँ, ये सफर वाकई कमाल का रहा है। मतलब कहाँ वो पिक्सल वाले गेम्स और कहाँ आज की ये दुनिया है। बिल्कुल। और इसी सफर को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत भी हैं, जैसे 80 के दशक की पॉप कल्चर पर कुछ लेख हैं, गेमिंग टेक्नोलॉजी कैसे बदली इस पर विश्लेषण है। हाँ, और वीडियो गेम इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से भी, फिर MMORPGs, ई स्पोर्ट्स। हाँ, और ये गेमिंग से कमाई के तरीके कैसे बदले, ऑनलाइन कम्युनिटीज कैसे बनी, इस सब पर हाल की रिसर्च भी है हमारे पास। जी। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि हुआ क्या है, कैसे वो सिंपल डॉट्स से इतनी जटिल वर्चुअल दुनिया बन गई। और इसका असर टेक्नोलॉजी, कल्चर, बिजनेस, समाज सब पर। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को, शुरुआत करते हैं उस दौर से जब जेब में रखा एक सिक्का ही घंटों के मजे की गारंटी होता था। 80 का दशक, आर्केड्स, हाँ। क्या माहौल था। हाँ, वो अंधेरा सा कमरा, मशीनों की भिन-भिनाहट, जॉयस्टिक और बटनों की वो खटखट की आवाजें। और हवा में वो बीप ब्लूप। बिल्कुल। और लोग वो ऊंची कमर वाली जीन्स, बड़े स्वेटर्स। हाँ, सब एक मशीन के आसपास जमा। वो सिर्फ गेम खेलने की जगह ही नहीं थी ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सोशल हब थे उस वक्त के युवाओं के लिए। सही। लोग सिर्फ खेलने नहीं आते थे, दोस्तों के साथ घूमना, एक दूसरे को चीयर करना। हाँ, और वो टिप्स शेयर करना, हाँ। हाई स्कोर बनाने के लिए। एग्जैक्टली। और वो हाई स्कोर स्क्रीन, उस पे अपना नाम देखना या वो 3 अक्षर, क्या फीलिंग होती थी। हाँ, लोकल लेजेंड बन जाते थे लोग। बिल्कुल। और ये सब मजा, जैसा आपने कहा, बस एक सिक्के में। मतलब कितना सस्ता। उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक कहानी है। हाँ, गेम्स पहले बड़े कंप्यूटर्स पर कोड होते थे, हम्म। फिर उन्हें फिजिकल PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डाला जाता था, वो हरे वाले बोर्ड। अच्छा। हाँ, जिन पर रोम चिप्स लगी होती थी, रीड ओनली मेमोरी, गेम का सारा लॉजिक, डेटा उसी में। कभी कभी EEPROM चिप्स भी होती थी, जिन्हें मिटाकर दोबारा प्रोग्राम कर सकते थे। और ग्राफिक्स की सीमाएं। हाँ, वो सोचिए, स्क्रीन पे एक बार में बस 16 या 32 रंग। रेजोल्यूशन भी बहुत कम था आज के हिसाब से। लेकिन कमाल ये है कि डेवलपर्स ने उसी में मतलब कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई। बिल्कुल, चमकीले रंग, यादगार कैरेक्टर डिजाइन, स्प्राइट बेस्ड आर्ट। जैसे सुपर मारियो ब्रोस में या कैसलवेनिया। हाँ, बिल्कुल। और गहराई दिखाने के लिए वो पैरालैक्स स्क्रॉलिंग यूज करते थे। स्क्रीन की अलग अलग लेयर्स अलग स्पीड से चलती थी। जैसे कॉन्ट्रा में था और निंजा गाइडन में भी। सही। और कुछ गेम्स ने तो 3D की तरफ भी देखना शुरू कर दिया था। हाँ, जैसे वो स्टार वॉर्स आर्केड गेम था और बैटल जोन वायर फ्रेम वेक्टर्स लाला। हाँ, वो भविष्य की एक हल्की सी झलक थी बस। और इन गेम्स ने हमें कुछ ऐसे किरदार दिए हैं जो मतलब आज भी याद है। बिल्कुल, मारियो और लुइजी, लिंक, सैमसुरैन। हाँ, सैमस अरैन, उसने तो उस वक्त स्टीरियोटाइप तोड़ा था एक महिला नायक के तौर पर। सही कहा। मेगामैन, और जाहिर है पैकमैन। पैकमैन, उसकी वो वका वका आवाज शायद गेमिंग की सबसे जानी पहचानी आवाज है। आई, ये किरदार सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहे। नहीं, ये तो पॉप कल्चर फिनोमेना बन गए थे। लंच बॉक्स, टी शर्ट, बेडशीट्स, हर जगह। हाँ हाँ, और वो गाना भी तो आया था, पैकमैन फीवर, बकनर और गार्सिया का, चार्ट्स पर हिट हो गया था। अच्छा, हाँ, सही। और गेमिंग की भाषा वो भी आम बोलचाल में आ गई। बिल्कुल, एक्स्ट्रा लाइफ, पावर अप, गेम ओवर, ये सब। और टीवी शोज भी थे, कैप्टन N, द गेम मास्टर जैसा, और फिल्में जैसे ट्रॉन। हाँ, ये सब उसी बढ़ते कल्चरल इम्पैक्ट को दिखाते हैं। आर्केड ने गेमिंग को पब्लिक से निकालकर पॉप कल्चर में ला दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आर्केड का क्रेज घरों की तरफ मुड़ने लगा। ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत हुई थी बहुत पहले के कंसोल से, जैसे मैग्नावॉक्स ऑडिसी, जिसकी क्षमताएं बहुत सीमित थीं। हाँ। या फिर पोंग के घरेलू वर्जन आए, उसके क्लोन्स आए, टेलस्टार जैसे। असली बदलाव तब आया जब प्रोग्रामेबल रोम कार्ट्रिज वाले कंसोल आए। 1976 में फेयरचाइल्ड चैनल F पहला था। उसमें माइक्रो प्रोसेसर था और आप अलग अलग गेम कार्ट्रिज लगा सकते थे। और फिर आया अटारी का जमाना, अटारी VCS, जिसे बाद में अटारी 2600 कहा गया। हाँ, और मैग्नावॉक्स ऑडिसी 2 भी था। और कहानी ये भी है कि अटारी को वार्नर कम्युनिकेशंस को बेचना पड़ा था ताकि वो VCS का फाइनल डिजाइन पूरा कर सकें।
और प्रोडक्शन के पैसे जुटा सकें। अच्छा। और यहीं पर किलर ऐप का कॉन्सेप्ट सामने आया 1980 में, जब अटारी वीसीएस के लिए आर्केड हिट स्पेस इन्वेडर्स का पोर्ट रिलीज हुआ। हाँ। उसने तो तहलका मचा दिया। कहते हैं वीसीएस की बिक्री 4 गुना बढ़ गई थी। 4 गुना? हाँ, ये पहला वीडियो गेम बना जिसकी 10 लाख से ज्यादा कार्ट्रिज बिकी। असल में तो 2.5 मिलियन से भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, अटारी एकदम से मार्केट लीडर बन गया। लेकिन कंपटीशन भी तो था। बिल्कुल। 1982 में कोलेकोविजन आया। ग्राफिक्स में अटारी से बेहतर था और उसके साथ निंटेंडो का सुपर हिट आर्केड गेम डोंकी कॉन्ग बंडल में आता था। हाँ, वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा होगा। बिल्कुल। उस दौर के कुछ और गेम्स भी थे जिन्होंने नई जॉनर या मैकेनिक्स दिए। जैसे अटारी वीसीएस पर एडवेंचर पहला ग्राफिकल एडवेंचर गेम माना जाता है। हाँ, उसमें वो ईस्टर एग भी था। सही। एक्टिविजन का पिटफॉल साइड स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्मर के लिए मील का पत्थर था। और इंटेलिजिविजन पर यूटोपिया आया, जिसे पहला रियल टाइम स्ट्रैटेजी और सिटी बिल्डिंग गेम कह सकते हैं। कंसोल के साथ साथ होम कंप्यूटर्स भी तो आ रहे थे। हाँ, वो भी अपनी जगह बना रहे थे। 1977 में वो ट्रिनिटी आई थी, कॉमोडोर पिट, एप्पल II और TRS-80। हाँ, 1977 ट्रिनिटी। ये शुरू में तो हॉबिस्ट के लिए थे ना? हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामिंग के शौकीनों के लिए। इनमें बेसिक लैंग्वेज होती थी। यूजर्स खुद छोटे-मोटे गेम्स बना सकते थे। अच्छा। क्रिएटिव कंप्यूटिंग जैसी मैगजीन में तो गेम्स के सोर्स कोड छपते थे, लोग टाइप करके चलाते थे। वाह। और यूके में तो बेडरूम कोडर्स का पूरा कल्चर बन गया था। टीनेजर्स अपने कमरों में गेम्स बनाकर कैसेट पर बेचते थे। इसी दौर में हमें मिस्ट्री हाउस जैसा पहला ग्राफिकल एडवेंचर मिला। हाँ, और जॉर्ग्स जैसे टेक्स्ट एडवेंचर्स और रोग, जिसने रोगलाइक जॉनर को ही जन्म दे दिया, वो आज भी पॉपुलर है तो। लेकिन फिर 1983 में वो क्रैश आया अमेरिकी वीडियो गेम मार्केट का। हाँ, वो बड़ा झटका था। वजह कई थी। बाजार में बहुत सारे कंसोल और कंप्यूटर आ गए थे और गेम्स की क्वालिटी भी गिर गई थी। वो ईटी वाला गेम। हाँ, ईटी का जिक्र आता है। खराब क्वालिटी वाले गेम्स की बाढ़ आ गई थी। लोगों का अटारी से भरोसा उठ गया था और पर्सनल कंप्यूटर से कंपटीशन भी बढ़ रहा था। इस क्रैश ने अमेरिकी कंपनियों को तो बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। बिल्कुल, लेकिन इसने जापानी कंपनियों के लिए दरवाजा खोल दिया, खासकर निंटेंडो के लिए। निंटेंडो, उन्होंने जापान में फेमिकॉम लॉन्च किया था ना? हाँ, 1983 में फैमिली कंप्यूटर, और वो जबरदस्त हिट रहा। फिर वो इसे अमेरिका लाए। हाँ, लेकिन 83 के क्रैश की वजह से माहौल डरा हुआ था, तो उन्होंने उसे निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या NES नाम से रीब्रांड किया। और डिजाइन भी बदला था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जैसा बनाया था। हाँ, ताकि वो खिलौना ना लगे। साथ में ROB नाम का रोबोट भी दिया। ये सब पेरेंट्स का भरोसा जीतने के लिए था। और ये तरकीब काम कर गई। NES ने अमेरिकी मार्केट को फिर से जिंदा कर दिया। बिल्कुल। और निंटेंडो ने यहाँ रेजर और ब्लेड मॉडल अपनाया। मतलब कंसोल सस्ता बेचो, लगभग लागत पर, असली पैसा गेम्स बेचकर कमाओ। अच्छा। और उन्होंने थर्ड पार्टी डेवलपर्स पर भी काफी कंट्रोल रखा। हाँ, बहुत सख्त लाइसेंसिंग थी। कार्ट्रिज में वो 10NS लॉकआउट चिप लगाते थे ऑथेंटिकेशन के लिए। और वो निंटेंडो सील ऑफ क्वालिटी। हाँ, बाद में सील ऑफ अप्रूवल कहा गया। ये ग्राहकों को क्वालिटी का भरोसा दिलाने के लिए था। ये सिर्फ QC नहीं था, ये 83 क्रैश के बाद भरोसा जीतने का मास्टर स्ट्रोक था। और उनकी निंटेंडो पावर मैगजीन भी थी। जी। उधर सेगा भी मास्टर सिस्टम और SG-1000 के साथ कंपटीशन में था। तो गेम्स घरों में आ गए, कंसोल और कंप्यूटर पे खेले जाने लगे। अब अगला कदम क्या था? इनको आपस में जोड़ना। हाँ बिल्कुल, यहीं से ऑनलाइन गेमिंग की कहानी शुरू होती है। ये शुरू में कैसी थी? शुरू में बहुत अलग थी। डायल अप BBS होते थे, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, मॉडेम से फोन लाइन के जरिए कनेक्ट करते थे। अच्छा। ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड गेम्स थे, जैसे स्नाइप्स। फिर यूनिवर्सिटीज के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर मड्स आए, मल्टी यूजर डंजन। ये क्या थे? टेक्स्ट बेस्ड वर्चुअल दुनिया, कई लोग एक साथ एडवेंचर करते थे। मड 1 शायद पहला इंटरनेट कनेक्टेड मल्टीप्लेयर गेम था जो ARPANET पर खेला गया। टेक्स्ट से ग्राफिक्स की तरफ कैसे गए? फिर ग्राफिकल मड्स आए, जैसे लुकासआर्ट्स का हैबिटेट, और फिर 90s के मध्य में आए पहले MMORPGs। मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स। हाँ, मेरिडियन 59 1996 पहला 3D ग्राफिक्स वाला माना जाता है। फिर द रेल्म ऑनलाइन, अल्टिमा ऑनलाइन 1997 ने इसे पॉपुलर किया। और एवरक्वेस्ट 1999 वाला, उसे तो लोग एवर क्रैक भी कहते थे। हाँ, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव था। उसने MMORPGs को सही मायनों में मेन स्ट्रीम बनाया। इन MMORPGs की खासियत क्या है? देखिए, ये RPG और MMO का मिक्स है। इनमें एक परसिस्टेंट वर्ल्ड होता है, मतलब दुनिया चलती रहती है, आप लॉग ऑफ हो तब भी।
अपना कैरेक्टर बनाते हैं, उसे लेवल अप करते हैं, स्किल्स सीखते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है सोशल इंटरैक्शन। हजारों प्लेयर्स एक ही दुनिया में, ग्रुप बनाना, गिल्ड या क्लैन बनाना, साथ में क्वेस्ट करना, ट्रेड करना। और रोल प्लेइंग भी। हाँ, रोल प्लेइंग भी। थीम अक्सर फैंटेसी होती है, डंजन्स एंड ड्रैगन्स जैसी। एक क्लियर प्रोग्रेशन होता है, एक्सपी कमाना, लेवल कैप, फिर एंड गेम कंटेंट। और टीम वर्क बहुत जरूरी होता है ना, वो टैंक, हीलर, डीपीएस वाले रोल्स। हाँ बिल्कुल। टैंक डैमेज झेलता है, हीलर ठीक करता है, डीपीएस अटैक करता है, और गेम मास्टर्स भी होते हैं जो वर्ल्ड को मैनेज करते हैं। ये चलते कैसे हैं? पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? ज्यादातर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आपका कंप्यूटर क्लाइंट गेम कंपनी के सर्वर से जुड़ता है। अच्छा। कुछ गेम्स जैसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में कई सर्वर या रियाल्म होते हैं, हर एक बार कुछ हजार प्लेयर। और ईवी ऑनलाइन, उसमें तो लाखों लोग एक ही सर्वर पर होते हैं। हाँ, वो सिंगल शार्ड आर्किटेक्चर है, अपने आप में एक तकनीकी कमाल है वो। शुरू में ये पीसी गेम्स थे, पर बाद में कंसोल पर भी आए। हाँ, सेगा ड्रीमकास्ट पर फैंटेसी स्टार ऑनलाइन पहला था, फिर प्लेस्टेशन 2 पर फाइनल फैंटेसी 11 आया। और अब तो मोबाइल पर भी है, रूनस्केप, मेपल स्टोरी, पोकेमन गो तो एआर वाला था। बिल्कुल। इन ऑनलाइन दुनियाओं के आने से एक और बड़ा बदलाव आया, गेम से पैसे कमाने के तरीकों में। इनमें सिक्के, कंसोल पीसी पर गेम खरीदना, फिर MMORPGs के साथ वो सब्सक्रिप्शन मॉडल आया। जी, पे टू प्ले, P2P। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स के लिए मंथली फीस देनी होती थी। लेकिन फिर फ्री टू प्ले मॉडल आया, गेम फ्री पर पैसा कमाते थे इन गेम आइटम्स बेचकर। हाँ, जिन्हें माइक्रो ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इनके बीच में भी कई मॉडल आए। जैसे फ्रीमीम, ज्यादातर फ्री पर कुछ खास चीजों के लिए पैसे दो, या बाय टू प्ले, B2P, गेम एक बार खरीदो फिर कोई मंथली फीस नहीं, जैसे गिल्ड वॉर्स। हाँ, ऑप्शनल माइक्रो ट्रांजैक्शन या एक्सपेंशन हो सकते हैं। ये माइक्रो ट्रांजैक्शन ये तो काफी विवादों में रहे हैं। बिल्कुल। इसमें कॉस्मेटिक आइटम भी होते हैं जो सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं, गेम प्ले पर असर नहीं डालते। हाँ, जैसे स्किन वगैरह। और पे टू विन आइटम भी होते हैं जो खरीदने वाले को गेम में फायदा देते हैं। और वो लूट बॉक्स, वो तो जुए जैसे लगते हैं। हाँ, उन पे यही आरोप लगता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या मिलेगा। इस पे रिसर्च भी हुई है। क्या कहती है रिसर्च? कुछ स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा इन गेम खर्च और प्रॉब्लम गेमिंग या गैम्बलिंग जैसे व्यवहार में लिंक हो सकता है। अच्छा। एक स्टडी में पाया गया कि गेमिंग डिसऑर्डर GD के लक्षण F2P प्लेयर्स में सबसे ज्यादा थे, PTP में सबसे कम। और कॉम्पिटिटिव गेम्स का क्या? कॉम्पिटिटिव गेम्स, खासकर जिनमें रैंकिंग होती है, वो भी ज्यादा GD लक्षणों से जुड़े पाए गए। शायद प्रेशर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, या फिर संक कॉस्ट फैलेसी, मतलब इतना टाइम या पैसा लगा दिया कि अब छोड़ना मुश्किल लगता है। उसी स्टडी में यह भी था कि MMO गेम्स और PTP गेम्स कम GD लक्षणों से जुड़े थे, शायद सोशल कनेक्शन या फिक्स प्राइस की वजह से। ये भी कहा गया है कि F2P गेम्स के कुछ डिजाइन पैटर्न्स जैसे डेली रिवॉर्ड, पे टू विन, लूट बॉक्स ये प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। हाँ, इन्हें डार्क गेम डिजाइन पैटर्न भी कहते हैं। और एक और बात थी कि जिन पुरुषों में ADHD डायग्नोसिस था, उनमें GD लक्षण ज्यादा थे। तो ये तो हुई गेम्स खेलने और खरीदने की बात, लेकिन अब गेमिंग सिर्फ खेलने की नहीं, देखने की चीज भी बन गई है। मतलब ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ये ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग है जिसे लाखों लोग देखते हैं। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल मैच। बिल्कुल वैसे ही प्रोफेशनल गेमर्स और टीमें लीग ऑफ लेजेंड्स, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, डोटा 2, फोर्टनाइट जैसे गेम्स में मुकाबला करते हैं। और ये बहुत बड़ा है। अब मैंने पढ़ा था 2016 में लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड फाइनल को NBA फाइनल से ज्यादा लोगों ने देखा था। हाँ, 43 मिलियन दर्शक। आज बड़े बड़े अरीना में टूर्नामेंट होते हैं, लाखों डॉलर के प्राइज होते हैं। ट्विच और यूट्यूब पर करोड़ों लोग लाइव देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? जड़ें तो 90s के लैन पार्टीज में हैं, लेकिन इंटरनेट और स्ट्रीमिंग ने इसे ग्लोबल बनाया। स्टारक्राफ्ट साउथ कोरिया में नेशनल पास टाइम बन गया। हाँ, सुना है। काउंटर स्ट्राइक ने टीम बेस्ड शूटर्स को पॉपुलर किया। 2002 में MLG और ESL जैसे संगठन बने। और ट्विच का लॉन्च 2011 में, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना? बिल्कुल। उसने गेमर्स को आसानी से स्ट्रीम करने और दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया। ई-स्पोर्ट्स स्टार्स और कंटेंट क्रिएटर्स की नई पीढ़ी तैयार हुई। और अब तो इसमें बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप है, ई-स्पोर्ट्स अरीना बन रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप दे रही हैं, मोबाइल ई-स्पोर्ट्स बढ़ रहा है और AR/VR भी आ रहा है। ये इतना पॉपुलर क्यों है? कई कारण हैं। एक तो देखने में अच्छा लगता है, गेम्स बहुत रियलिस्टिक हो गए हैं। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, मतलब पारंपरिक खेलों की तरह फिजिकल क्षमता, जेंडर, लोकेशन उतनी बड़ी बाधा नहीं है। कोई भी कहीं से भी टॉप पर पहुंच सकता है।
फैन बेस बहुत ग्लोबल है। और तीसरा? ये सोशल है। फैंस टीमों और प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, लाइव इवेंट्स में जाते हैं। इसके फायदे भी हैं, जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स के होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह। हाँ, रिसर्च बताती है कि हाई लेवल पर खेलने से कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होती हैं। हाथ-आंख का समन्वय, रिएक्शन टाइम, मेमोरी, मल्टीटास्किंग, स्ट्रैटेजी, फैसले लेना। और टीम वर्क। हाँ, क्योंकि ज्यादातर ई स्पोर्ट्स टीम बेस्ड हैं, तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क भी सीखते हैं। ई स्पोर्ट्स के अलावा गेमिंग का एक और सोशल पहलू है, ऑनलाइन कम्युनिटीज, क्लैन या गिल्ड। बिल्कुल, गेमिंग अब अकेले स्क्रीन देखने से बहुत आगे निकल गया है। खासकर MMOs और टीम बेस्ड गेम्स में क्लैन ज्वाइन करना एक तरह का सोशल माइलस्टोन है ना? हाँ, अपनेपन का एहसास देता है, पहचान मिलती है, सपोर्ट मिलता है। और ऑनलाइन गुमनामी, एनोनिमिटी, वो कई बार लोगों को ज्यादा खुलकर बात करने का मौका देती है। गहरे बॉन्ड बनते हैं। इन क्लैन्स में सिर्फ गेम की बातें नहीं होती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सनल बातें शेयर होती हैं, दोस्तियां बनती हैं, लोग रियल लाइफ में भी मिलते हैं। और अक्सर क्लैन की अपनी खास भाषा, कोड वर्ड्स बन जाते हैं। हाँ, वो ग्रुप आइडेंटिटी को मजबूत करती है। हाँ, यहाँ वो बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। अच्छा, कैसे? एंडरसन ने कहा था ना कि कैसे एक राष्ट्र के लोग बिना मिले भी साझा सिंबल्स, मीडिया, कल्चर से जुड़ा महसूस करते हैं। हाँ, वैसा ही गेमिंग कम्युनिटीज में होता है। गेमर्स दुनिया भर में फैले हैं, पर एक साझा गेमिंग कल्चर, भाषा, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। ये एक तरह की हॉरिजॉन्टल कॉमरेडशिप है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, टॉक्सिसिटी, ट्रोलिंग, गेटकीपिंग। हाँ, ये चुनौतियां हैं। बुरा बर्ताव, दूसरों को बाहर करना, जेंडर या नस्ल के आधार पर भेदभाव, ये सब होता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हर कम्युनिटी ऐसी नहीं होती। जैसे वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स की स्टडी में पॉजिटिव इंटरैक्शन भी काफी पाया गया। एक और बात थी, कम्युनिटी और कमर्शलाइजेशन के बीच तनाव। हाँ, जब गेम कंपनियां मोनेटाइजेशन में ऐसे बदलाव करती हैं जो प्लेयर्स को पसंद नहीं, तो कम्युनिटीज अक्सर एकजुट होकर विरोध करती हैं। ये दिखाता है कि कम्युनिटी उनके लिए कितनी जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे आंखेड़ के सिक्कों से ये सफर आज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जटिल ऑनलाइन इकोनॉमी और विशाल वर्चुअल समुदायों तक पहुंच गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी पिक्सल से फोटो रियलिज्म तक आ गई, बिजनेस मॉडल बदल गए और गेमिंग अकेले कमरे से निकलकर एक गहरी सोशल एक्टिविटी बन गई। और ये याद रखना जरूरी है कि गेमिंग कोई एक चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अलग अलग जॉनरा, अलग मॉडल, अलग कम्युनिटी, सबके अनुभव और असर अलग अलग हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये वर्चुअल दुनिया, मेटावर्स वगैरह और इमर्सिव हो रही हैं, हमारे जीवन से जुड़ रही हैं। हाँ, NFTs का भी जिक्र था। तो गेमिंग और ऑनलाइन कम्युनिटीज के साथ हमारा रिश्ता भविष्य में कैसे बदलेगा? और इन डिजिटल स्पेसेस को जिम्मेदाराना और पॉजिटिव बनाने में डेवलपर्स, प्लेटफॉर्म्स और हम खिलाड़ियों की क्या भूमिका होगी? बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।